नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस विशेष कार्यक्रम भारतीय न्याय संहिता 2023। 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में 1860 में बने हुए कई कानूनों को बदल करके आम जनता के लिए उनके हिसाब से अब भारतीय नागरिकों के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है। हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में कि कैसे लोगों को इस नए कानून से क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, कैसे कानून की जो लड़ाई होती थी उसमें उन्हें फ़ायदा हो सकता है। हमने इस विषय पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री चंद्रशेखर जी को। ये रांची झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमने आमंत्रित किया है श्री अविनाश जी को। ये IFI के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इस विषय के जानकार हैं और इस विषय पर कई विभाग के लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। हम शुरू करते हैं चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, क्या है इस नए कानून में जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है कि ऐसे जो अभियुक्त होते थे, जो भाग जाते थे, जो कानून के पकड़ में नहीं आते थे, उनके अनुपस्थिति में भी अब जो है सो माननीय न्यायालय में है सो इंक्वायरी होगा, ट्रायल होगा और जो है सो उनके विरुद्ध जो है सो आदेश पारित किए जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे पहले के हिसाब से कानून से बच करके जो लोग भागते थे और कानून को चाहते थे कि हम लंबा से लंबा खींच सकें किसी भी मुकदमे को, अब वो संभव नहीं। अब वो संभव नहीं। अब उनकी अनुपस्थिति में भी ये मुकदमा उनके विरुद्ध चलेगा। अविनाश जी, आपके हिसाब से क्या सुविधाएं हो पाई है इस कानून में? अगर हम बात करें कि ये 3 जो नए कानून आए हैं, ये 3 नए कानून रिप्लेसेस किए हैं जो कॉलोनियल एरा के एक्ट हैं जो 160 सालों से चले आ रहे थे। तो कॉलोनियल एरा के एक्ट है तो उनका बेसिकली ऑब्जेक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो जैसे कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो अब चाहिए कि अब हमारे नागरिकों के हित में कानून हो। इसलिए नए कानून जो है वो नागरिक केंद्रित कानून है। तो इसमें प्रोसेस को ईज करने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को सुलभ हो सके। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि पहले CRPC में सेक्शन 154 में धारा 154 में FIR की प्रावधान थी। तो अभी धारा 173 में FIR आप FIR भी आप कर सकते हैं। मतलब पहले जो होता था कि आम जनता को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कई पापड़ बने, 0 FIR, थाना जाना, थाना में कभी पुलिस उनकी बातों की सुनती थी, कभी नहीं सुनती थी। तो इस चीज़ों को सरल की गई है और सुलभ की गई है कि आदमी कहीं से भी, कहीं घर बैठे भी अपना वो FIR कर सकते हैं। दूसरा, FIR करने के बाद उस इंफॉर्मेंट को 3 दिन के अंदर आकर FIR को साइन करना होगा। अच्छा, मान लीजिए हमने कहीं से भी कोई FIR दर्ज कर दिया, कोई शिकायत दर्ज कर दी, उसके 3 दिनों के भीतर हमें जाकर आपको साइन करना होगा। ठीक है। और उस सेक्शन धारा 173 क्लॉज 2 में अगर हम बात करें तो उसमें ये प्रावधान दी गई है कि जो FIR हुई उस FIR की कॉपी इंफॉर्मेंट को दी जाएगी। कि पहले आप देखते होंगे कि FIR की कॉपी भी निकालने में बहुत कठिनाई होती थी इंफॉर्मेंट को या विक्टिम को। तो इस चीज़ को सरल किया गया है। नहीं, ये विक्टिम के लिए भी लागू होता है कि उसको भी FIR कॉपी देनी है? उस समय नहीं, बाद में उसको भी FIR की कॉपी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई। मतलब जनता को अदालत और या थाना जाने की समस्या से एक तरह से ऐसे छुटकारा दिलाया गया। लेकिन बाइंडिंग ये है कि 3 दिनों के भीतर आपको जाकर के उस दस्तावेज को ऑथेंटिकेट साइन करना है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप बताइए, जैसे पहली सीढ़ी तो हो गई FIR, उसके बाद के जो प्रोसेस होते थे तारीख पे तारीख या लंबा खींचने की बातें, पुलिस ने मामला को बहुत दिनों तक लटका के रखा। क्या इस संबंध में भी इस कानून में कुछ है? देखिए, इस संबंध में है कि अभी जो शिकायतवाद जो फाइल होता था पहले जी, तो उसमें क्या होता था कि एक पक्षीय कार्रवाई होती थी। अभी के जो कानून में हुआ ये कि कोई भी शिकायतवाद फाइल होता है तो उसमें भी फाइल होने के दिन जो है, जैसे ही उसको स्वीकार करने के समय ही अभियुक्त को भी नोटिस दिया जाता है ताकि उस शिकायतवाद में यदि उनको भी कुछ अपना पक्ष रखना है तो पक्ष अपना रख सकते हैं। ये एक नया चीज़ अभी लाया गया है। बातों में ऐड करना चाहूँगा कि आप बताएं कि पहले की बहुत लंबा समय तक केस चलता था और तारीख पे तारीख मिलती थी। तो अभी एक प्रावधान लाया गया है कि आप 2 एडजर्नमेंट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। मतलब 2 एडजर्नमेंट का मतलब है 2 तारीख से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। 2 तारीख से ज़्यादा आप किसी भी कारण से आप 2 एडजर्नमेंट ले सकते हैं, उसके बाद आप एडजर्नमेंट नहीं ले सकते हैं। इससे लंबे समय तक जो केसेस चली आ रही थी अब वो सही समय पे निपटारा किया जा सके।
जो आप बता रहे थे कि ये अभियुक्तों को भागने का जो पहले चलन चला करता था वो अब रुक गया इस मामले में। हाँ, अभी जो एफआईआर के बाद की जो प्रक्रियाएं होती है, इन्वेस्टिगेशंस होता है, पुलिस कार्रवाई होती है, उसमें क्या सुधार किया गया इसमें? उसमें एक नया चीज़ ये लाया गया है कि ऑडियो और वीडियो की सुलभता कर दी गई है। वो मोबाइल के थ्रू भी जहाँ भी जांच करेंगे उसको अपने मोबाइल के थ्रू भी वीडियोग्राफी कर सकते हैं और करेंगे, और उसको इमीडिएट जो है सारा चीज़ वहाँ पर जो भी तलाशी में मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको उसका एक स्वतंत्र गवाहों के से वहाँ पर हस्ताक्षर कराएंगे उससे, और इमीडिएट अपने जो है मजिस्ट्रेट को है सो उसको भेजेंगे, ताकि जो वहाँ पे जो भी चीज़ें उसको लिया जा रहा है वीडियोग्राफी से वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रह सके बाद में भी। मतलब साक्ष्यों से छेड़छाड़ का जो आरोप लगा करता था वो अब इसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता लाने की प्रयास की गई है। मतलब किसी भी प्रक्रिया में इसमें पारदर्शिता लाई गई है, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं हो ऐसा इसमें कोशिश किया गया है। अविनाश जी, ये बताइए कि अगर हम मान लीजिए किसी मुकदमे में चले भी गए तो वो एक मुकदमा का कोई समय सीमा तय किया गया है इसमें? हाँ, समय सीमा भी तय की गई है। अगर फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज होती है तो उसके 60 डेज के विद इन चार्ज फ्रेम कर लिया जाएगा और नेक्स्ट 45 डेज के अंदर जजमेंट आ जाएगा, और जो जजमेंट आएगी उसको 7 दिन के अंदर उसको उपलब्ध भी करा दिया जाएगा, अपलोड भी कर दिया जाएगा। मतलब जो मुकदमा अगर दाखिल हुआ तो 60 दिनों के अंदर में उसकी सुनवाई पूरी होगी? नहीं, 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम हो जाएगी और चार्ज फ्रेम होने के बाद 45 दिन के अंदर उसकी जजमेंट आ जाएगी। मतलब 105 दिन, मोटा मोटी 105 दिन मान के चला जाए कि आपके किसी भी मुकदमे का पूर्ण कार्रवाई 105 दिनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये ट्रायल पीरियड कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई केस 3 साल से, अगर ओवरऑल टाइम पीरियड की हम बात करें तो कोई भी केस 3 साल से ज़्यादा लंबित नहीं रह सकती। मतलब 3 साल में कोई भी केस को उसकी जजमेंट दे देनी है। मतलब ये हुआ कि पहले जो होता था दादा का केस पोता लड़ रहा है, हाँ, बाप का केस पोता लड़ रहा है, वो सिस्टम अब खत्म हो गया। 3 साल से अधिक कोई भी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई नहीं रुक सकती, लंबित नहीं रह सकती। बहुत अच्छी बात है। एक कोटेशन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो तो देर से मिला हुआ न्याय जग जाहिर बात है। चंद्रशेखर जी, ये बताइए इसमें इस कानून में महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष है? बेसिकली ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर कोई ऐसा महिला और पुरुष के विषय में जोड़ा गया। जो भी कानून है आपको समानता के हिसाब से है, वही है ऐसा मैटर। महिलाओं के लिए मान लीजिए कोई अगर कोई अपराध हो जाता है महिला से संबंधित, जी हाँ, तो उसकी कुछ प्रक्रियाएं इसमें तय की गई है? हाँ, उसमें जो महिलाओं के संबंध में जो है ये है कि आपको विद इन 24 आवर जो है उनको है सो सारा न्याय के लिए यहाँ पर मेडिकल क्या करवाना होगा, और विक्टिम को है सो उसके पूरा सुरक्षा देना है। अविनाश जी, इस संबंध में आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं और बालक जी दोनों के अगेंस्ट अगर कोई अपराध होती है तो वो हीनियस क्राइम माना जाता है। ठीक है। और तो इसके लिए विशेष प्रावधान नए क्रिमिनल लॉ में की गई है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी वीमेन के अगेंस्ट में अगर रेप होता है तो उसके लिए अगर 18 साल की अगर बिलो है एज है, तो अगर गैंग रेप हो रहा है अंडर सेक्शन धारा 70 क्लॉज 2 के अंदर, तो उसकी मैक्सिमम सेंटेंस डेथ सेंटेंस तक दी गई है। अच्छा। और हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये महिलाओं का अगर जो स्टेटमेंट होती है तो वो जो फीमेल जज होगी या फीमेल मजिस्ट्रेट होगी उनके प्रेजेंस में होंगे। अगर फीमेल मजिस्ट्रेट अगर प्रेजेंट नहीं रहती है तो उस केस में मेल मजिस्ट्रेट ले सकती हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कोई फीमेल होगी तभी उनका स्टेटमेंट लिया जा सकता है। एक हिचक हुआ करती थी कि पुरुष के सामने मैं अपना बयान कैसे दूं, उसके लिए कहा गया है कि अब आप महिला पदाधिकारी के सामने ही आप अपना बयान दे सकते हैं। 164 का बयान होगा जी, 164 का बयान आपका पहले 164 सीआरपीसी में था। हाँ, अच्छा, अब क्या पुराना था 164, अभी भी वही है? नहीं, अभी बदल गया। क्योंकि सीक्वेंस पूरा अगर आप देखेंगे तो आगे पीछे होगा, आगे पीछे हो जा रहा है। बिल्कुल सही बात आपने बताई। चंद्रशेखर जी, ये बताइए, जैसे झारखंड को माना जाता है कि कहीं कहीं नक्सलवाद है, उग्रवादियों से संबंधित या नक्सल से संबंधित कोई कानून टेररिस्ट का इसमें लाया गया है, टेररिज्म का टेररिस्ट एक्ट का है, एक्ट का लाया है वो अगर सेक्शन अगर आप बात करें तो धारा 113 में उसका प्रावधान। तो टेररिस्ट एक्ट होता क्या है
तो बेसिकली वैसा एक्ट जो कि इंडेंजर या थ्रेटन कर रहा है आपके सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो उसको या फिर कोई भी टेरर जो किसी ग्रुप में टेरर फैलाने के काम कर रहा है तो उसको टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में कंसिडर किया गया है। ठीक है। और इसमें ऐड करना चाहेंगे भारतीय संहिता में 2-3 और नए कानून को लाया गया है, जैसे कि पहले मॉब लिंचिंग का कोई कानून नहीं हुआ करता था। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में आए दिन मॉब लिंचिंग का वारदात होते रहता है, तो इसको सेक्शन 103 क्लॉज 2 में मॉब लिंचिंग का पनिशमेंट दिया गया, जो कि डेथ सेंटेंस तक भी हो सकता है। एक ये नया कानून लाया गया। दूसरा एक सेक्शन 111 में, धारा 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया। एक नया ये क्राइम है या ऑफेंस है जो भारतीय न्याय संहिता में लाया गया। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप पहले देखते होंगे कि कोई अगर भीख मांग रहा है, किडनैपिंग तो वो खुद में ही एक अपराध है जी। तो लेकिन इसमें क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम में कि कंटिन्यूइंग कोई अगर क्राइम कर रहा है कंटिन्यूअस, या वो किडनैपिंग कर रहा हो या रॉबरी कर रहा हो या थेफ्ट ऑफ कोई व्हीकल कर रहा हो, किस लिए, उसके लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, ये मुख्य उद्देश्य है। इस ऑफेंस का करने का मुख्य उद्देश्य हो फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम के डेफिनेशन में आएगा उस पर्टिकुलर क्राइम को। अरे इससे ये होगा कि अंकुश लगेगा, जो संगठनात्मक अपराध होते हैं उसमें इस पर अंकुश लगेगा। हाँ, यही है ना इसका मोटा मोटी। बालकों से प्रति कोई अब इसमें कानून में कोई प्रावधान किया गया है चंद्रशेखर जी? नाबालिग, बालिग, कुछ ऐसा है इसमें मैं ही बताना चाहूँगा, जैसे कि भी मैं बता रहा था कि अगर कोई बालिका अगर 18 साल से बिलो है तो धारा 70 के तहत अगर उसके अगेंस्ट कोई अगर गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार होता है तो उस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तक की प्रावधान की गई है। बहुत अच्छी बात है। तो दंड को बढ़ा दिया गया है, मतलब भय लाया गया है कि आप इस तरह का कोई भी अपराध को रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। चंद्रशेखर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस कानून से? कानून को जहाँ तक है उसको सुलभ कर दिया गया है, जहाँ तक हो एक हर किसी को अपना बात को जैसे बताया हमने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपने बात को रखने का उसमें दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना बात को पहले रखे, तब उसके अनुसार से वहाँ पर उसका है सो का इंक्वायरी हो, ट्रायल हो और न्याय पारित किया जा सके। भारतीय दंड से भारतीय न्याय संहिता बनाया गया। पहले भारतीय दंड संहिता था, दंड देने की प्रवृत्ति थी, अब न्याय करने। आप कुछ बताना चाह रहे हैं अविनाश जी? हम यही बताना चाह रहे थे कि भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट धारा जोड़ी गई है जी। कि पहले थी सेडिशन, सेक्शन 124A में था, जिसको हम लोग राजद्रोह कहते थे। तो ये जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 की है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में राजद्रोह होती थी। लेकिन अभी हमारा देश सॉवरेन कंट्री है, संप्रभुत्व देश है, तो अभी राजद्रोह की जगह पे ये अब ये देशद्रोह हो गया। मीन्स इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे सेक्शन में तो इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री की बात हो रही है कि अगर आप कंट्री के अगेंस्ट सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी और यूनिटी के अगेंस्ट में अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो राजद्रोह नहीं देशद्रोह माना जाएगा। तो एक नया ये प्रावधान भी लाया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। और क्या पाते हैं आप इसमें? कुछ विशेष इस कानून में बताइए हमारे दर्शकों। विशेष जैसे कि हम लोग एक साक्ष्य अधिनियम भी एक लाया गया, तो साक्ष्य अधिनियम हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अभी हो चुकी है, तो इसको देखते हुए वीडियोग्राफी या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को महत्व ज़्यादा दिया गया है। ठीक है। और इसके एविडेंस को जैसे कि अदर डॉक्यूमेंट को कंसिडर किया जाता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी कंसिडर किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी एडमिसेबल होगा। मतलब पहले था कि किसी भी दस्तावेज की कॉपी लेने में लोगों को पसीने छूट जाते थे, अब आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी लाइए, उसको साक्ष्य माना जाएगा। यही है इसका प्राइमरी एविडेंस में उसको माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस में माना जाएगा। महिलाओं के प्रति हो गया, नाबालिगों के प्रति हो गया, वृद्ध लोगों के प्रति भी इस कानून में कुछ है? हाँ, वृद्ध के प्रति भी इस कानून में है। जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि अगर जो कोई वृद्ध इंसान है जो कि पुलिस स्टेशन या कोर्ट नहीं आ सकती है, तो उनकी स्टेटमेंट उनके घर पे जा कर के भी लिया जा सकता है।
अच्छा, मतलब अब आपको इसके लिए थाना आने की जरूरत नहीं है, थाना अगर आने की आपको जरूरत बयान नहीं है, देना घर है, बैठे बयान कोई अपना दे गवाही देनी सकते है। हैं। जी, अब ये ऐसा भी कोई प्रावधान किया है कि जैसे गरीब लोग होते हैं उनको अपना काम छोड़ करके किसी गवाही के लिए आना पड़ता है, ऐसे इसमें कुछ प्रावधान है कि उसे आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा? ऐसा कुछ तो अभी इस नए कानून में तो नहीं है, या अभी हम पढ़े नहीं हैं, जी, इसकी अभी जानकारी आप कुछ बताना चाहेंगे चंद्रशेखर जी, बताइए। हाँ, इसमें ये है कि यदि कोई भी अभियुक्त जो है उनको वहाँ पर यदि अपने अधिवक्ता को रखने में उनको दिक्कत है, चाहे उनके पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पर उपलब्ध हम पहले भी था और अभी भी है इसमें कि वो उनको है सो राज्य सरकार की ओर से लीगल, हाँ, वहाँ से अधिवक्ता उनको उपलब्ध कराया जाता है। उसका कोई शुल्क उन्हें देना होता हम नहीं, वो उसके लिए उनको नहीं देना है, है? वो सरकार के थ्रू से मिलता है। इसके बारे में और कुछ विस्तार से बताइए। डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि डालसा होती है जी। और स्टेट लेवल पर झालसा होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो भी इंसान सक्षम नहीं होते अपने केस लड़ने के लिए, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको एडवोकेट उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपना केस लड़ सकें। सुगमता प्रक्रिया से। क्या है इसकी? अगर मुझे चाहिए सरकार की तरफ से सहायता रूप में मुझे कोई वकील मिले, उसकी तो प्रक्रिया मतलब क्या है? डालसा में जाके आपको अपनी बात रखनी होगी, शिकायत एप्लीकेशन देनी होगी, फिर उसके बाद आपके लिए एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे। मतलब डालसा में एक आवेदन देना होगा कि मैं सक्षम नहीं हूँ अपना वकील करने में, तो मुझे एक सरकारी वकील की नियुक्ति की जाए, यही है ना? नहीं, सरकारी नहीं, वहाँ पर डालसा के जो है सो पैनल लॉयर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन देंगे, कोई आवेदन देंगे, तो वहाँ पर जो है सचिव वहाँ से जो है आपको उसमें तय करेंगे, हाँ ठीक है भाई, आपको जो है सो यहाँ से अधिवक्ता जो उपलब्ध कराया जाएगा और वही जो है आपका पक्ष न्यायालय में रखेंगे। अच्छा, मतलब और यदि कोई जैसे कि जेल में है और उसे अधिवक्ता उसको नहीं वो हायर कर सकता है, नहीं रख सकता है, तो वहीं पर जो है सो पिटीशन देता है, आवेदन देता है कि हमारे लिए है सो अधिवक्ता को नियुक्ति किया जाए, तो वो फिर वही पिटीशन आता है आपको डालसा में या झालसा में आता है, वहाँ से फिर वो उसका है सो चलता है वो आवेदन और उसको वहाँ से उपलब्ध कराया जाता है अधिवक्ता। अच्छा, सुना जाता था पहले कि जेल में सड़ रहे हैं, हाँ, हाँ, उनके पास अधिवक्ता नहीं है, हाँ, हाँ, कानून की लड़ाई लड़ने के लिए आदमी नहीं है, इसके लिए सुविधा दी गई कि आप सुविधा जेल दी में गई। भी एक आवेदन दीजिए, वहां से आपको वो वो आवेदन झालसा में आ जाएगा, यदि जैसा केस जिनका जहाँ पे रहेगा, और वहाँ से उनको उस केस में है सो अधिवक्ता को हायर किया जाएगा, अधिवक्ता दिया जाएगा उनको, और जो अपना पक्ष जो भी जहाँ पर उनका आवेदन, जहाँ भी केस उनका लंबित रहेगा, वहाँ पर उसके तरफ से अपना वो केस लड़ेंगे। अविनाश जी, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस नए कानून से संबंधित? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा में जैसे कि हम लोग देखते थे पहले कि समन जाती थी वो कोर्ट के द्वारा पोस्ट किया जाता था या खुद से लेकर के समन को भेजा जाता था, तो अभी आप देखेंगे तो ई समन का प्रावधान लाया गया है कि आप मेल के थ्रू भी आप समन भेजा जा सकता है, जिससे क्या होगा कि जो समय लगती थी समन भेजने में वो समय की बर्बादी नहीं होगी और न्याय में स्पीडी आएगा सकेगा। मतलब जो पहली प्रक्रिया होती थी अदालती कार्रवाई की, वो होता था कि दूसरे पक्ष को नोटिस देना, नोटिस अगर बाय हैंड गया या किसी आदमी के थ्रू गया तो उसमें काफ़ी समय लग सकता था। अब हो गया कि आपके व्हाट्सएप पर या ईमेल से थ्रू या मेल के थ्रू आपके पास वो सम्मन जाएगा और आपको हाजिर होना हाँ, उपस्थिति के लिए न्यायालय में बुलाया जा सकता है। उसके बाद क्या प्रक्रियाएं इसके बाद होती है? एक हो गया सम्मन हो गया, हम हाजिर हो गए, 60 दिनों के भीतर आरोप दाखिल हो जाना, हाँ, चार्ज फ्रेम हो जाना और 45 दिन के अंदर फिर जजमेंट आ जाए। जजमेंट आ जाए, मतलब 105 दिनों का मोटा मोटी ये मान ट्रायल पीरियड है। हाँ। ये मान के चला जाए कि 105 दिनों में आपको न्याय मिलने की उम्मीद है। और एक चीज़ इसमें जोड़ा गया है कि जैसे कि समरी ट्रायल में 3 साल से जिस ऑफेंस की ज़्यादा सजा है उसको भी समरी ट्रायल के अंदर लाया गया है, क्योंकि पहले 2 साल की थी, अब वो 1 साल बढ़ा करके 3 साल तक के ऑफेंसेस को जो पनिशमेंट है उसको समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो छोटी से छोटी पेटी ऑफेंसेस को भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो समरी ट्रायल का क्या मतलब होता है इसका? मतलब समरी ट्रायल बेसिकली होता है कि जिसमें पनिशमेंट जो ऑफेंस में 3 साल तक की पनिशमेंट है तो उसको उस समरी ट्रायल कोर्ट करती है ताकि जल्दी से मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सके। ये जो 3 कानून हमें बने हैं, हमारे जो 3 कानून बने, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और तीसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से और इन तीनों कानूनों को अगर मिलाकर देखें, क्या विशेष लगता है आप लोगों को इसमें, जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि हाँ भाई भारत हमारे अधिकार अब क्या क्या हो गए हैं?
तो अगर तीनों कानून की बात करें तो तीनों कानून की आत्मा है सबसे से भारतीय न्याय संहिता, तो पहला न्याय की है, दूसरा समानता की है और तीसरा इम्पार्शियलिटी की है। ठीक है। तो ये तीनों इस कानून की आत्मा है और ये तीनों कानून लाया गया ताकि जस्टिस सिस्टम को सरल किया जा सके, सुलभ किया जा सके और लोगों को जल्दी से न्याय मिल सके। बिल्कुल सही बात। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें क्या विशेष पाते हैं चंद्रशेखर जी आप पहले के हिसाब से? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अभी जो है सो एक यही बदलाव किया गया है कि कोई भी यदि पुलिस यदि जांच करती है, कहीं पर भी जाती है, कुछ भी चीज़ पाती है, कोई भी चीज़ वस्तु को पाती है, तो उसको जो है सो ऑडियो वीडियो से रिकॉर्ड करेगी ताकि वहाँ पर जितने भी चीज़ है उसको अपना उनको ये सुलभता दी है कि वो मोबाइल के थ्रू भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो इसके ये फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को एकदम बना दिया गया है और उसको इमीडिएट जो है सक्षम अपने जो है मजिस्ट्रेट को भेजेंगे ताकि जो भी वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी हो, बाकी बाद में किसी प्रकार का कोई उसमें कॉन्कोक्टेड नहीं किया जा सके, छेड़छाड़ नहीं किया जा सके। मतलब साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात इसमें रखी गई है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावनाएं जो बनती थी, जो आरोप लगते थे, वो नहीं हो, वो अब नहीं हो सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अविनाश जी क्या विशेष आप पाए? नागरिक सुरक्षा में विशेष मैं ये बता सकता हूँ कि पहले आप देखते होंगे कि एक और चीज़ को इसमें जोड़ा गया, फॉरेंसिक एविडेंसेस को। अच्छा, ठीक है। तो अगर कोई क्राइम होती है तो पुलिस पहले जाके खुद से इन्वेस्टिगेट करती थी। अभी है कि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को साथ में ले जा करके उस पर वहाँ पे जाके आप इन्वेस्टिगेट या निरीक्षण करेगी पुलिस। साथ में अगर जघन्य अपराध हुआ है तो उस केस में उस पर्टिकुलर ऑफेंस की वीडियोग्राफी भी होगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही। तो ये सारी चीज़ हम लोग अगर देखें तो ये सारे चीज़ नया बदलाव किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। हाँ। चलिए चंद्रशेखर जी, भारतीय न्याय संहिता 2023 बहुत विचारू रूप से चल रहा है। अभी जो माहौल चल रहा है आपकी अदालतों में, क्या लगता है कि उससे पहले से कुछ बदलाव आया? हाँ, पहले से काफ़ी बदलाव है। भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से जो है सो अभी ऐसा है कि जो भी केसेज आ रहे हैं जी, वो आपको उसी के हिसाब से जो है सो जो भी उसमें अपराध की जो घटना घट रही हैं उसी के हिसाब से कोर्ट में है सो दर्ज हो रहे हैं मामले। और हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से कोर्ट जो है सो उसको सुचारू ढंग से और स्पीड गति से चलाने की कोशिश करिए ताकि जल्द से जल्द जो है एक आम जनता को न्याय मिल सके। बहुत अच्छी बात है अविनाश जी। आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में ये कार्यक्रम किया गया, ये तीनों कानून बनाए गए हमारे देश में। आपको क्या लगता है जनता के बीच में इसका क्या संदेश जाना चाहिए? तीनों कानून को अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव बदलाव है, सकारात्मक बदलाव है, जो कि जरूरी थे समय के हिसाब से। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो लॉ इज़ द अल्टीमेट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं, तो इसको वेलकम करना चाहिए तीनों न्यू कानून को और धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया को, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं वर्कशॉप के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लोगों को, आम नागरिकों को बताने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को कठिनाइयाँ ना हो सके। कोई विशेष बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस कानून से? एक विशेष बात और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक किए थे हिट एंड रन केस को लेकर। तो वो अगर पहले देखें तो पहले भारतीय दंड संहिता में आईपीसी में 304 में रैश और नेग्लिजेंस की बात थी, लेकिन हिट और रन की बात नहीं थी। तो स्पेसिफिक अभी धारा 106 के अंदर हिट एंड रन की पनिशमेंट, अगर कोई क्राइम इंसिडेंट से वहाँ से अगर इंसिडेंट होने के बाद भाग जाता है तो उस केस में 10 साल की सजा दी गई है। मतलब दुर्घटना करने के बाद भाग गया तो 10 साल की सजा है। तो धारा 106 के अंदर, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है मौके वारदात पे, तो उसकी जान बचाई जानी चाहिए, ना कि वारदात से भाग जानी चाहिए। तो इसलिए इस प्रावधान को लाया गया है, जिसके लिए ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक पे थे, जो बहुत पहले न्यूज़ में आया था। देखिए उसमें एक प्रावधान शायद ये भी किया गया है कि अगर आप खुद सूचना देते हैं थाना में जाकर के तो आपकी सज़ा आधी कर दी जाएगी।
ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह हिट है, आपको वहाँ से भागना नहीं, स्किप नहीं होना है। अच्छा, अच्छी बात आपने बताई। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि अगर आप खुद सूचना जाकर थाना में देते हैं तो सज़ा का प्रावधान 5 साल किया गया है, जो मुझे लगता है। चंद्रशेखर जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? अपने हिसाब से बताइए। ये इसमें यही है कि हमारा जो तीनों जो कानून है जी। अभी तक जो है सो हमारे मूल रूप से जो है सो न्याय प्रणाली में जो है वो है सो आपको उसको अमल आने का कोशिश किया जा रहा है और लोग उसको अभी समझ रहे हैं कि कानून है सो क्या है हमारे पास, और पुराने कानून पे ही लोग अभी चल रहे हैं और नया कानून को लोग उस तरह से सीखने का कोशिश कर रहे हैं क्या है। बहुत अच्छी बात। अविनाश जी, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को संक्षेप में तुरंत? एक थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँ, पुलिस की पावर को थोड़ी इस कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा में बढ़ा दी गई है कि पहले थी कि पुलिस कस्टडी आप 15 दिन तक ही मिल सकता था। ठीक है। अब वो बढ़ा करके अगर कोई ऑफेंसेस है इसका पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है तो उस केस में 60 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है, और 10 साल से अगर कम है तो 40 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ा सकती है। क्योंकि देखते थे 15 दिन के बाद किसी भी केस में पुलिस कस्टडी पुलिस को नहीं दी जाती थी, तो इसमें इंट्रोगेशन में बहुत दिक्कत होती थी पुलिस को, तो ये अवधि को बढ़ाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए अविनाश जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत